अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग जिसको चेक करते हैं, जो एबनॉर्मेलिटी, उसके बारे में आज चर्चा होगी। आप देखिए, जो एबनॉर्मेलिटी है उसमें गॉल ब्लैडर का विजुअलाइज नहीं होना। गॉल ब्लैडर किस किस कंडीशन में विजुअलाइज नहीं होती? अल्ट्रासाउंड जब हम लोग करते हैं तो गॉल ब्लैडर कौन कौन ऐसा कंडीशन है जिसमें विजुअलाइज नहीं होगी? तो एक पॉइंट तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम लोग पेशेंट प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो, है ना, पेशेंट प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है ना, तो नो पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में एक्चुअली क्या हम लोग सजेस्ट करते हैं? हम लोग सजेस्ट करते हैं, है ना, 8 आवर्स की 8 आवर्स की फास्टिंग, ठीक। और अगर 8 आवर्स की फास्टिंग नहीं होगी, 8 आवर्स फास्टिंग, ठीक है, अगर 8 आवर्स की फास्टिंग नहीं होगी तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसके अंदर बाइल नहीं होगा, और ऐसा हो सकता है कि गॉल ब्लैडर या तो छोटा दिखाई दे या बिल्कुल ना दिखाई दे। तो ये एक कॉज हो सकता है नन विजुअलाइजेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेशेंट को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गॉल ब्लैडर के एग्जामिनेशन के वक्त। और ये कंफर्म होना चाहिए कि मेरा जो पेशेंट है उसका गॉल ब्लैडर पूरा बाइल से भरा हुआ है। बाइल से भरा होगा तो वो उसका अपीयरेंस डेफिनेटली आने वाला है और वो दिखाई देगा, ठीक है। कल जो बात हो रही थी जिसमें मैंने बताया था कि गॉल ब्लैडर अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे कि ये राइट साइड है और यहाँ पे लीवर है, तो लीवर से ये डिस्टेंड होकर के इलियक रीजन के पास जा सकता है। नहीं, ये इलियक रीजन के पास जा सकता है या अम्बिलिकल रीजन के पास, या यहाँ पे भी ये आकर के सेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो साइट है, ये जो साइट है, ठीक, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो होल सर्वे जब होगा तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है और इसके कारण जो है गॉल ब्लैडर विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो नॉट इन इट्स यूजुअल पोजीशन, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में भी हमको गॉल ब्लैडर का विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता और देख नहीं पाते हैं, है ना। तो इफ गॉल ब्लैडर is not in its usual position, या हम लोग इसको कह सकते हैं एनाटॉमिकल कर देते हैं, नहीं, एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल, अपने एनाटॉमिकल पोजीशन पे नहीं होगा, वो घसक करके दूसरी जगह पर आ जाएगा। इस कंडीशन में भी ये दिखाई नहीं देता है। ये यहाँ हो सकता है या यहाँ, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, दोनों में से कोई एक स्थान पर हो सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि गॉल ब्लैडर विजुअलाइज नहीं होता जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड हो, है ना, और उसमें कोई स्टोन हो, है ना। तो गॉल ब्लैडर
कैसा हो? श्रंकन, है ना। और इट्स सिस्टिक डक्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ऐसा हो सकता है, ये एक कंडीशन के जो इसका सिस्टिक डक्ट है, यहां पर एक स्टोन आ जाएगा। ये तो हो गया कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ये हो गया कॉमन हेपेटिक डक्ट। और यहाँ पे हो गया गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर इस केस में क्या है कि ये श्रिंक किया हुआ है। ये गॉल ब्लैडर कैसा है? इस कंडीशन में ये बिल्कुल श्रिंक किया हुआ है। और इसके श्रिंक करने के कारण ये विजिबल नहीं हो रहा है। ये कैसा है? श्रंकन पोजीशन में है। इसमें बाइल आएगी तभी ना ये फैलेगा, तो ये विजुअलाइज होगा। और ये पॉसिबल तभी होगा जब इसका ऑब्स्ट्रक्शन हटे। तो इस कंडीशन में भी हमको गॉल ब्लैडर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अब आते हैं, और भी कंडीशन हो सकता है। हाइपोप्लास्टिक, है ना, या एब्सेंट। हाइपोप्लास्टिक जो कंडीशन है, ये हो सकता है कॉन्जेनाइटल कंडीशन हो। कॉन्जेनाइटली क्या होगा? कॉन्जेनाइटल हाइपोप्लास्टिक हो, यानी कि कॉन्जेनाइटली ये साइज में काफी सिकुड़ा हुआ हो, छोटा हो, इतना बड़ा नहीं हो कि इसकी इमेज बन पाए, और ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत कम हो। ठीक है, या कॉन्जेनाइटली एब्सेंट, ये दो कंडीशन हो सकता है। ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है ना, एब्सेंट, या सर्जिकली रिमूव कर दिया गया हो। रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब सोचिए कि गॉल ब्लैडर का सर्जिकली जब रिमूवल होगा तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हम अपने पेशेंट को इंस्पेक्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि उसमें किसी तरह का स्कार है कि नहीं। अगर वो अनकॉन्शियस हो या वो पढ़ा लिखा है तो वो बताएगा कि नहीं, मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था। ठीक है ना। तो उसका कॉलिसिस्टेक्टोमी नाम का अगर ऑपरेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, तो उस कंडीशन में हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर अच्छे से ट्रेंड नहीं है या एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर विजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो अनट्रेंड, है ना, सोनोग्राफर, एक सोनोग्राफर है लेकिन वो ट्रेंड नहीं है। तो दीज आर द बेसिक कॉज ड्यू टू विच ड्यूरिंग अल्ट्रासोनोग्राफी देयर 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 आर chances of not visualization of the gallbladder. So we should have to focus on all these factors which may be responsible for non-visualization of gallbladder. And you have to focus on to find out the cause, main cause why gallbladder is not visualizing. But you must have good knowledge about why gallbladder is not visualizing during scanning period.
sometime it may happen that you will never get any type of evidence related to गॉल ब्लैडर एब्सेंस। यहाँ पर जैसे बहुत सारे फैक्टर या के बारे में बताया गया है कि इस वजह से भी गॉल ब्लैडर नहीं दिखाई दे सकता है, ये कारण भी है, इसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर नहीं, हर संभावनाओं की चर्चा की गई है। लेकिन आपको इस चीज पे पहला फोकस करना होगा कि हम पता कर ले कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर विजिबल नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गॉल ब्लैडर विजिबल नहीं भी हो रहा है और आपको फैक्टर भी ना पता चल पाए। लेकिन आप पहले से ये सारी चीज को समझे और जाने रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे आपको पता चल जाएगा पेशेंट के ऊपर अगर स्कार होता है या वो बता देता है कि रिमूवल हुआ, तो आप पहले से कॉन्फिडेंटली स्कैन करेंगे, आपको पता होगा कि गॉल ब्लैडर विजुअलाइज नहीं होगा। लेकिन आप जब स्कैन करते हो और गॉल ब्लैडर खोजने की कोशिश करते हो, विजुअलाइज नहीं होता है, तो आप ये चीज को कंफर्म करते हैं, आपको पता चल जाएगा वहां पे स्कार होगा, वहां पे बटन होल का भी छेद हो सकता है जो ऑपरेटिव मेजर लिया गया हो। नहीं तो गॉल ब्लैडर अपने जगह से डिटैच हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको फुल सर्वे करना चाहिए और आपको अपने पेशेंट से कंफर्म करना चाहिए कि मैंने आपको कुछ सजेस्ट किया था, मैंने 8 घंटे की फास्टिंग किया था, क्या आपने उसको फॉलो अप किया है? अगर आपने नहीं किया है तो आपको फिर से वो एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को बुलाना पड़ेगा। हो सकता है किसी तरह के लापरवाही की वजह से गॉल ब्लैडर उसने कुछ खा लिया हो और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर गया हो। तो चलिए एक बार हम लोग सारी बातों को फिर से रिमाइंड करते हैं और समझ लेते हैं। गॉल ब्लैडर अगर विजुअलाइज नहीं हो तो घबराने की बात नहीं है। गॉल ब्लैडर कभी कभी किसी को नहीं भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटली एब्सेंट हो सकता है। गॉल ब्लैडर किसी किसी को का इतना छोटा होता है जिसको हम लोग हाइपोप्लेसिया कहते हैं। ये सारी बातें भी हो सकती है। लेकिन एक नॉर्मल बंदा जिसका गॉल ब्लैडर साइज में बड़ा दिखाई देना चाहिए लेकिन छोटा दिखाई दे रहा है, पार्शियली दिखाई दे रहा है, छोटे साइज में दिखाई दे रहा है या बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है या दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट पेशेंट का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपके कहने के बावजूद नहीं हुआ है, या पेशेंट ने कुछ लापरवाही कर दिया, कुछ खा लिया उसने। दूसरा पॉइंट यह है कि गॉल ब्लैडर अपने जगह से जब निकल करके दूसरी जगह पर चला जाता है, तो इसी पे कल एक सवाल किया गया था और उसमें क्लास ओवर हो गया था कि सर ये बताइए कि इसको हम लोग एक्टोपिक गॉल ब्लैडर कह सकते हैं कि नहीं? तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं। इसलिए कि जब प्रोडक्शन होता है, जब बच्चा तैयार होता है, तो उसी में कोई चीज जो है अपने जगह से हटी हुई जब तैयार होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग एक्टोपिक कह सकते हैं। लेकिन ये तो किसी वीकनेस की वजह से जहां पर वो अटैच था वहां से वो डिटैच हुआ है बाद में, ठीक है ना? तो उस कंडीशन को हम लोग कभी भी एक्टोपिक नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा मामला होता है कि बाय बर्थ गॉल ब्लैडर अलग जगह पर हो तो उसको एक्टोपिक कह सकते हैं, लेकिन उसका चांस बहुत कम है, 1% चांसेस है, ठीक है? और उसको आप रिपोर्टिंग में तभी लिख सकते हैं जब आप कंफर्म्ड हो कि भाई ये कॉन्जेनाइटल है, तभी आप एक्टोपिक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज नो चांस आपको एक्टोपिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आगे आते हैं, गॉल ब्लैडर सिकुड़ा हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर इतने सारे स्टोन आकर के जमा हो गए हो, है ना? और गॉल ब्लैडर के अंदर फ्लूइड रहेगी तब ना ये विजुअलाइज होगा। तो हमको जो इमेज आ रही है वहां पे गॉल ब्लैडर के जगह पर मेरे को सिर्फ एक इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, देखिए, ठीक है? ये व्हाइट कलर में आना चाहिए ना, तो मैं मिटा देता हूँ। जैसे कि गॉल ब्लैडर का जो एरिया है, तो उतना जगह पे क्या जम गया, वहां पे केवल और केवल उस जगह को ऑक्युपाई कर लिया है किसने? तो उस जगह को, गॉल ब्लैडर के जगह को, बाइल के जगह पर वहां पर मल्टीपल स्टोन और स्लग्स वगैरह आकर के जमा हो गया और उसमें से क्या निकलेगा? शैडो निकलना स्टार्ट करेगा। तो ये एक कारण है जिससे गॉल ब्लैडर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका एविडेंस हमको मिलेगा कि अंदर स्टोन है, रास्ता ब्लॉक है, रास्ते में फ्लूइड का अकुमुलेशन, बाइल नहीं हो सकती है। एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन मैंने ये बताया कि गॉल ब्लैडर अगर सिकुड़ा हुआ तो है, लेकिन उसके सिस्टिक डक्ट में किसी तरह का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो यहाँ से बाइल अगर नीचे की ओर आ रही है तो इस साइड जाएगी ही नहीं, रास्ता ब्लॉक है। अगर ये खुला रहता
तब ना गॉल ब्लैडर यहाँ से फुल हो जाता और ये दिखाई देता। तो इस कंडीशन में भी नहीं दिखाई देगा। हाइपोप्लास्टिक के बारे में मैंने बता दिया। और अगर करने वाला ही अच्छा नहीं है, अगर वो ट्रेंड नहीं है, तो उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर नहीं दिखाई देता है। ठीक है। गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड, ज्यादा डिस्टेंडेड या बड़ा दिखाई दे, जिसको हम लोग इनलार्ज कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग इनलार्ज्ड, है ना, या डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर कहेंगे। देखिए, डिस्टेंडेड होना और या इनलार्ज होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन डिस्टेंडेड होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, ये खराब बात है। जैसे सपोज दैट मैंने गॉल ब्लैडर की एक स्कैनिंग की, और स्कैनिंग करने के बाद हमने सबसे पहला क्या किया कि गॉल ब्लैडर को विजुअलाइज किया। मेरे को गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, फुल्ली डिस्टेंडेड है ना। ये इसका इसका मेजरमेंट भी लिया, ये हमको सपोज दैट ज्यादा चौड़ा नजर आ गया, है ना, 4 सेंटीमीटर इसका विड्थ आ गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक इस तरह का इमेज लेते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। हो सकता है कि गॉल गॉल ब्लैडर का जो डक्ट हो, सिस्टिक डक्ट, जैसा मैंने यहाँ पे बताया है ना, एक स्टोन का फॉर्मेशन हो। तो आपको करना क्या है, आपको फिर एक इमेज लेना है। ठीक है, 45 मिनट के बाद आप ले सकते हैं या 25 मिनट के बाद ले सकते हैं, लेकिन पेशेंट को आपको फैटी डाइट देना पड़ेगा। तो फैटी डाइट देने के बाद आप गॉल ब्लैडर को चेक करते हैं, तो सेकंड में भी वो उतना ही बड़ा आता है ना। जबकि उसको आना क्या कैसे था, अगर वो नॉर्मल होता, है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता, वो श्रंकन नजर आता। तो उस कंडीशन में ये चीज है कि डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर में हम लोग को फिर फर्दर ये चाहे तो चेक कर सकते हैं उसको कोई फैटी मील देने के बाद, कि वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, और वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरह के लिम्फ नोड की वजह से हो सकता है। ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से ऐसा हो सकता है, या कॉमन बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट सीपीडी में भी स्टोन हो जाए या नियोप्लाज्म हो जाए, तो गॉल ब्लैडर फैला ही रहेगा, लेकिन वह सिकुड़ेगा नहीं। ठीक। अब आते हैं एक और चीज, एक कंडीशन होती है, गॉल ब्लैडर की वॉल अगर ज्यादा डाइलेट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलीसिस्टाइटिस, है ना, है ना, कॉली देखिए सर, पराग में बनता रहता, बंद करना चाहिए भी मान लो। जबर अरे ये कौन कर ठीक है। इसको हम लोग कुछ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पे कंफर्म करते हैं कि कॉलीसिस्टाइटिस है कि नहीं। ठीक, रुक जाइए। कॉलीसिस्टाइटिस को हम लोग पता कैसे करेंगे कि भाई ये कॉलीसिस्टाइटिस है, तो हमारा कुछ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हम लोग क्लिनिकली चेक करेंगे कि पेशेंट को कॉलीसिस्टाइटिस है कि नहीं। अगर कॉलीसिस्टाइटिस होगा तो बात को समझिए, उस स्थान पर, है ना, ये जो लीवर का जो साइट है ना, राइट साइड में, यहाँ पे आपको क्या होगा, टेंडरनेस महसूस होगी पेशेंट को, टेंडरनेस। आप जब यूएसजी करेंगे तो ड्यूरिंग यूएसजी स्कैन पेशेंट विल कंप्लेन अबाउट द पेन। जब आप प्रोब से दबाइएगा तो उसको हम लोग प्रोब टेंडरनेस कहेंगे। ठीक है। तो वो लोकलाइज्ड एरिया पर टेंडरनेस होगा। ठीक है। गॉल ब्लैडर के ऊपर अगर टेंडरनेस का मतलब क्या होता है? टेंडरनेस का मतलब होता है किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पे अगर कोई पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी हो, इन्फेक्शन हो या चोट लग जाता है किसी को,
तो चोट होने पर एक होता है कि चोट लगा तो दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेन। लेकिन चोट लगने के बाद उसको अभी दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंजर्ड साइड है, जहां पर लीजन है, जो डैमेज एरिया है, वहां पे अगर हम हाथ से दबाते हैं तो दबाने के बाद दर्द हो, ऐसे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंजर्ड एरिया पर दबाने से दर्द हो, तो उस दर्द को हम लोग टेंडरनेस कहते हैं। अब समझ में आया बात? अल्ट्रासाउंड करने के लिए प्रोब को रख करके जो दबाव दीजिएगा तो उससे उसको दर्द होगा, तो आप लिखिएगा रिपोर्ट में प्रोब टेंडरनेस पॉजिटिव, ठीक है। सर हाँ, लेकिन तो अल्ट्रासाउंड में तो ऐसे भी जब दबाइएगा प्रोब से तो ऐसे भी दर्द होता है, कोई ऐसे नहीं, जोर से दब नहीं नहीं होता नहीं है कभी सर। नहीं, तो जिसको जिसको दर्द होता है सबको टेंडरनेस है, समझा ना? जिसको जिसको ओके। दर्द होता है, जितने भी पेशेंट आए और जिसमें आपने देखा कि नहीं इसको दर्द हो रहा है जोर से दबाने से या कंप्लेन करना है, ऑल पेशेंट, जितने भी पेशेंट हैं सबको टेंडरनेस है, ठीक है ना? ओके तो वो सर। टेंडरनेस के कंडीशन में ऐसे होता है। आप आपके ऊपर अगर प्रोब को रख करके अगर जितना प्रेशर दिया जाता है ना, जितना हल्का प्रेशर दिया जाता है, उसमें भी कोई अगर दर्द को कंप्लेन करता है तो उसको हम लोग टेंडरनेस कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे गॉल ब्लैडर के पास, नेक के पास स्टोन होने की भी संभावना हो सकती है, सिस्ट के पास भी हो सकती है, और एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं एडियोमेटस। तो मैंने एक बात बताया था, गॉल ब्लैडर के वॉल को मेजर करते हैं और उससे हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि भाई इसका थिकनेस ज्यादा है, 4 mm का है या उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि कॉलीसिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में एक चीज और होती है और इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं एडेमा, एडेमेटस गॉल ब्लैडर। उसमें क्या होगा, एडेमा हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम लोग कहते हैं और डिमेटस गॉल ब्लैडर। कोई बताएगा डिमेटस का मतलब क्या होता है? और डीमा का मतलब तो होता है स्वेलिंग सर, अब पता नहीं। स्वेलिंग तो नहीं होता है, नहीं होता है, स्वेलिंग नहीं होता है सूजन होता है सर, ना एडेमा। सर, नहीं, इन्फ्लामेशन ना सूजन होता है। और ये एडेमा में सूजन हो जाता है, लेकिन देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी चीज है, कोई भी ऑर्गन है, या हाथ हो, किसी के पैर में भी सूजन हो जाती है, किसी के हाथ में भी, तो वो एडेमा तब कहलाएगा जब उसका, जैसे मेरे हाथ में यहाँ पे सूजन हो गई बहुत ज्यादा, तो इसको जब हम हाथ से दबाएंगे तो इसमें गड्ढा बन जाएगा, और वो गड्ढा रहेगा कुछ देर तक और उसके बाद धीरे धीरे वो फिल करेगा, तो उसको हम लोग एडेमा कहते हैं। एक्चुअली में वहां पे जो सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में पानी आकर के जम जाता है और उसके जमने की वजह से एडेमा का कंडीशन होता है। बात को समझिए। सबसे पहला देखिए कि अगर मान लीजिए बहुत सारे सेल, हम माइक्रोस्कोपिक चीज को दिखा रहे हैं बड़ा करके, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, तो बहुत सारा सेल को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपस में क्या होगा, सेल्स सब जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, टीसू और बनेगा टीसू। और टिश्यू सब जब आपस में जुड़ता है तो सर कोई ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन बनेगा, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आप देखिए ना कि इतने सारे सेल्स को मैंने आपको एक एक, एक समझाने के लिए सेल्स को जोड़ने की कोशिश की, एक सेल, दो सेल, तो सेल तो आपस में जुट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, ये 4 सेल्स के बीच में देखिए यहाँ पर एक गैप बन जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, गैप, है ना, है ना। इस गैप को देखिए, हर जगह पर गैप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। तो सेल्स जब आपस में जुटते हैं तो उनके बीच में भी गैप रहता है, और उस गैप को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द स्पेस बिटवीन सेल्स कहते हैं।
अब ये सेल्स के बीच के जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें पानी आकर के जमा होने लगेंगे, तो उस कंडीशन को एडेमा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो एडेमा अगर ऊपर का होगा तो पता चल जाता है, सूजन की तरह लगता है, लेकिन क्लिनिकली कैसे चेक करते हैं? जब दबाएंगे तो वहां पे गड्ढा रह जाएगा, और जब छोड़ेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। बात समझे? नहीं? यस हाँ सर। सर। रुक जाइए, आप लोगों को दिखाता हूं मैं। देखिए ये एडेमा है, तो ये एक तरह का सूजन है ना, एक तरह का सूजन जैसा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे जब हाथ से दबाया गया तो क्या हो गया? गड्ढा बन गया ना, गड्ढा बन गया, लेकिन फिर धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगा। बात समझ में आई? समझ गए ना? यस सर। चलिए, तो सबसे पहला काम करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है? सर एक टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड कर सकता है? पहले तो फोटो खिंचाइए ना स्टूडियो में, सब कोई खोल लीजिए कैमरा। अभी तो एक सेमिनार हो रहा है अल्ट्रासाउंड पर खुशीनगर में, उसमें हम जा रहे हैं। और एक पटना में हो रहा है, पटना में जो हो रहा है उसमें 250 पार्टिसिपेंट हैं, और वहां जो हो रहा है उसमें खुशीनगर में, उसमें 1000 पार्टिसिपेंट है। ऑल ओवर इंडिया से जो है जुट रहा है। सर उसको तो नहीं जा सकते हैं, हाँ? हम लोग नहीं जा सकते हैं। आप लोग का एग्जाम है, आप लोग कैसे जाइएगा? फोटो वोटो भेज देंगे क्या? यस सर। और ये शॉट कैसे ले, कैमरा कहाँ गया? मोबाइल से ले लेता हूँ आज। कोई चाहे तो अपने इससे भी ले सकता है। क्या नाम है? स्नैपशॉट लीजिए ना, कोई स्नैपशॉट लीजिए तो कोई, और भेज दीजिएगा। स्नैपशॉट लीजिए तो कोई, कौन ले रहा है स्नैपशॉट? स्क्रीनशॉट के बाद स्नैपशॉट। हाँ वही वही स्क्रीनशॉट। मेरे में आ नहीं रहा है वो। ले लिया कि मैं ले लूं? सर आप ले लीजिए सर। अरे भाई कैसे जल्दी तो अपना फोटो दे नहीं। हट जा रहा है ना। चलिए एक तो लिया, फिर से देखते हैं, शेयर करते रुक जाइए। तू ये बोलता रहा, मुझे सुनता रही। यहाँ पे आता था मेरा स्क्रीनशॉट लेने वाला, वो नहीं आ रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा, शेयर स्क्रीन करते हैं ऐसा। सब कोई खोल लीजिए, अभी रुक जाइए, कैमरा खुला ही हुआ है ना, अब तो आएगा ना। और फाइल फुल स्क्रीन, चलिए हो गया। फाइल सेव एज, सेव, चलिए हो गया। हाँ चलिए, तो ये तो हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं एडेमेटस। अब जल्दी से सीखिए इसको। अल्ट्रासाउंड में अगर किसी को एडेमा हो जाता है गॉल ब्लैडर में, तो उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले जब गॉल ब्लैडर का स्कैन करते हैं तो गॉल ब्लैडर कैसा नजर आता है?
इस तरह का ट्रांसवर्स स्कैन में नजर आया गॉल ब्लैडर, उसकी वॉल, ठीक है, इसकी वॉल अगर नजर आ रही है ट्रांसवर्स स्कैन में, तो इसके वॉल के बीच में एक काली बारीक सी लाइन बन जाएगी। नहीं, एकदम पतली सी थिन लाइन आपको दिखाई देगी। मैं पतली लाइन बनाता हूं, देखिए यहाँ पे ये जो बारीक लाइन होगी ना, ये एक्चुअली में इसमें फ्लूइड जमा है और उसकी वजह से इसकी दीवार मोटी हो गई है, एडिमेटस गॉल ब्लैडर कहलाएगा। तो जब भी गॉल ब्लैडर की दीवार आप ट्रांसवर्स में देखते हैं और देखते हैं कि इसकी दीवार के बीच में एक काली लकीर नजर आ रही है, वो काली लकीर जो है फ्लूइड के अकोमुलेशन को दिखाती है ना, और इससे ये पता चलता है कि एडेमेटस गॉल ब्लैडर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। सर नहीं भेजे, कल वाला भी नहीं भेजे। हाँ, वो सब असकत में सर हम लोग अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं सर? हाँ हाँ कर सकते हैं, हम लोग सिखाएगा ना सर? हाँ सिखाएगा हम ना। लोग तो टेक्नीशियन हुए ना सर? हाँ टेक्नीशियन हो गए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड ही इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं में इमेजिंग टेक्नोलॉजी करने के बाद उसको सोनोग्राफर कहते हैं, और जो लोग एमडी करके करते हैं उसको सोनोलॉजिस्ट कहते हैं। आप लोग अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन कहलाएंगे या सोनोग्राफर के नाम से पुकारे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोगों को बुक्स नहीं होती। देखिए ना, टेस्ट में बुक जो आई है इस बार 6 सेम की, उसमें कलर डॉपलर की इतनी मोटी बुक देखिएगा, इतना मोटा मोटा बुक है इस बार, ठीक है, टेस्ट की ही बुक है। और आप देखिएगा ये एक बुक है, अभी ही नहीं, आप 6 सेम में भी जो अपडेट किया है ना, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड बनाया है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड पेट स्कैन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीज है, आप स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, दूर दूर चिंता नहीं, जबकि आपका सब्जेक्ट है तो आप कर सकते हैं। और बोल रहे हैं सर कि इसमें एमडी होता है ना, बीएमआईटी एमडी। क्या होता है? बीएमआईटी एमडी मास्टर डिग्री इसमें है ना? अच्छा, हाँ हाँ होता है, होता है। इसमें पीएचडी भी होता है। एग्जैक्टली होता है। लेकिन पीएचडी में सीट बहुत कम रहती है। पीएचडी आदमी जब कर ले तो अपना खोल सकता है कि ना अल्ट्रासाउंड? आप अभी भी अपना खोल सकते हैं, अपना डिग्री पर खुल जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें देखिए अभी एक लड़का क्लास कर रहा है, राहुल कैमरा ऑन कीजिए तो चेहरा दिखा दीजिए। उसका दोनों भाई जो है मेरा स्टूडेंट है, इंद्रजीत भी और विश्वजीत भी, और दोनों कोई अपना अल्ट्रासाउंड खुले हुआ है। राहुल, वेयर इज राहुल? देखिए ये है राहुल, देख रहे हैं, इनका नाम है राहुल। यस सर। इनका 3-4 सेंटर है अल्ट्रासाउंड का। समझ गए? तो ये